ओके, हमारा C3 ग्लोमेरुलोपैथी रह गया था। बेसिकली मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है, अगर या तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में उसकी जो प्रोटीन को जो कॉम्प्लीमेंट को कंट्रोल करिए उस प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करिए उनमें कोई इशू आ गया। ठीक है, तो इसमें आपके पास दो तरह की डिजीज हैं। एक आपका डेंस डिपॉजिट डिजीज है जिसको MPGN टाइप 2 भी कहा जाता है, एक आपका C3 ग्लोमेरुलोपैथी है। तो पेशेंट जो है वो यहाँ पे नेफ्रोटिक या नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ दोनों के साथ परसिस्ट कर सकता है। लेकिन डेंस डिपॉजिट में ध्यान रखना कि पेशेंट के डेंस डिपॉजिट होते हैं, यूजुअली यंगर पेशेंट होते हैं, उनमें C3 का लेवल जो है वो लो होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो जिन पेशेंट में डेंस डिपॉजिट डिजीज होता है वो यंगर होता है, उनमें C3 का लेवल लो होता है एज कम्पेयर टू वो जिन लोगों में C3 ग्लोमेरुलोपैथी होती है। अब यही है कॉम्प्लीमेंट डिसरेगुलेशन होती है, या तो फिर क्या कहते हैं कि एक्वायर्ड या हेरिडिटरी म्यूटेशन होती है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट की, और आपके पास अंडरलाइंग होती है। आपको पता है कि अब इसमें होता ही है, जैसे अगर हम C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो इसमें बेसिकली C3 कन्वर्टेज जो होता है ना, जिसको यहाँ पे C3 नेफ्रेटिक फैक्टर भी कहते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, तो जब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है तब यहाँ पे ये मामला जो है वो हो जाता है। अब मॉर्फोलॉजी आपको क्या नजर आती है कि यहाँ पे अक्यूट ग्लोमेरुलर चेंजेस जो होते हैं उसमें डेंस डिपॉजिट डिजीज में जो अपने रखना है कि जो ग्लोमेरुला होते हैं वो यहाँ पे हाइपरसेलुलर हुए होते हैं, दोबारा से कैपिलरी वॉल में भी आपको डुप्लीकेट बेस मेम्ब्रेन नजर आती है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये MPGN टाइप 2 है तो MPGN में डुप्लीकेट बेस मेम्ब्रेन होगी, मेसेंजर मैट्रिक्स भी बड़ा हुआ होगा। ठीक है, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में आपको ब्राइट मेसेंजर और ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल स्टेनिंग विद C3 नजर आएगी। C3 में तो आपको स्टेनिंग विद C3 नजर आनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो C3 जो क्यों है, फिर डेंस डिपॉजिट डिजीज में आपको यहाँ पे ट्यूबुलर बेस मेम्ब्रेन की जो है वो डबल नजर आएगी। और आप देखोगे कि यहाँ पे IgG होता है, जो अर्ली कॉम्प्लेक्स होते हैं क्लासिकल C1 और C4, ये जो है ना प्रेजेंट नहीं होते दोनों कंडीशन में। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटिव जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे C3 वो एक्टिवेट हुआ। ठीक है, C3 आपको नजर आता है फीचर विद मेसेंजर एंड द सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस वैक्सी डिपॉजिट। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि C3 में भी आपको सब एंडोथेलियल डिपॉजिट मिलते हैं। एक आपके सब एंडोथेलियल डिपॉजिट जो थे वो आपके थे जो है ना वो MPGN टाइप 1 में, और यहाँ पे भी वो कहने कि ऑलमोस्ट वैसे ही मिल रहे होते हैं। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि बाय कॉन्ट्रास्ट एप्टली नेम हम डेंस डिपॉजिट डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डेंस डिपॉजिट होते हैं वो आपके लेमिनर डेंसम में और सब एंडोथेलियल स्पेस दोनों में होते हैं। ठीक है, लेकिन आप बेसिकली सब एंडोथेलियल से एक ही रखो जो कि MPGN टाइप 1 है। अब हमारा इंपॉर्टेंट IG नेफ्रोपैथी। IG नेफ्रोपैथी एक्चुअली सबसे कॉमन कॉज होती है रिकरेंट माइक्रोस्कोपिक ग्रॉस हेमाटोयूरिया। ठीक है, जिन लोगों में रिकरेंट हेमाटोयूरिया होता है उसकी सबसे कॉमन कॉज होती ही ये है, और ये भी बच्चों में और यंग एडल्ट्स में ही होती है। अच्छा, इसमें और आपके पास जो होता है ना आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है कि ये भी आपके पास किसी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के 1 से 4 दिन बाद होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो HN परप्यूरा होता है ना आपका हेनॉन शॉलिन परप्यूरा, ये उसकी तरह का जो है वो थोड़ा बहुत है, आप कह सकते हो HN परप्यूरा का भाई बहन है, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छा ये आपने रखा है कि अभी तक हमने कोई नहीं पढ़ा कि मेसेंजर में आपको डिपॉजिट मिले, यहाँ पे आपको एंटीबॉडी एंटीजन के डिपॉजिट आपको मेसेंजर में मिलते हैं, और साथ वो कहते हैं HN परफ्यूरा में भी मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत उसका भाई बहन लगता है ये। पैथोजेनेसिस बेसिकली यहाँ पे पता क्या होता है आपको पता है IG नेफ्रोपैथी, तो इसमें होता ही है कि बेसिकली आपके पास होती है IG एंटीबॉडी। IG एंटीबॉडी नॉर्मली आपको पता है आपकी सिक्रीशंस में होती है, अगर किसी भी वजह से फॉर एग्जांपल या तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, कुछ लोग HLA-B35 से एसोसिएट होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि आपको एबनॉर्मल IgE मिलती है, या फिर जिन लोगों में दोबारा से रेस्पिरेटरी या फिर जेंटोयूरिनरी ट्रैक्ट यहाँ पे होते हैं एक्सपोजर बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको पता है वो सिक्रीशन दोबारा से उसको ठीक करने के लिए दोबारा से IgG बनता है। हो सकता है जब दोबारा से IgE बन रहा हो तो उसमें गैलेक्टोज डेफिशिएंसी आ जाए, या फिर आपके पास कुछ लोगों में सिलिक डिजीज में ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों में लिवर डिजीजेस में जब वो इसकी कॉम्प्लेक्सेस को सही से एलिमिनेट नहीं कर पाते तब आपका ये एबनॉर्मल जो IgA कमिट कराते हैं, जो कोई एक्चुअली गैलेक्टोज डेफिशिएंट IgA होता है, तो जो एंटीबॉडी बनती है वो आपके पास गैलेक्टोज डेफिशिएंट IgA के खिलाफ बनती है। वो कहते हैं कि अब ये मेसेंजर में जाकर डिपॉजिट क्यों होती है, उसमें या तो मेसेंजर या तो IgA की कोई फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, या फिर मेसेंजर में वो कहते हैं कि आपके पास होता है CD71 रिसेप्टर जो कि IgA1 के रिस्पॉन्सिबल होता है, इस वजह से प्रोबेबली वहां पे शायद मेसेंजर डिपॉजिट बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी पैथोजेनेसिस होती है। मॉर्फोलॉजी इसमें यही आपने रखना है कि मेसेंजर वाइडनिंग एंड सेगमेंटल इन्फ्लेमेशन में पिक्चर्स ज्वाइन कर दूंगी। मेसेंजर यहाँ पे आपको वाइडनिंग नजर आती है, और अच्छा यहाँ पे आप इसमें डिफरेंस आपके क्या रखना है कि जो लाइट माइक्रोस्कोपी होता है ना उसमें इसके जो फीचर्स होते हैं वो आपके फोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की तरह क्या हो सकता है, या फोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, फोकल ग्लोमेरुलर प्रोग्रेसिव नेफ्राइटिस की तरह आपके पास यहाँ पे FP क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे फोकल यहाँ पे FSGN था, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस FSGN। ठीक है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस FSGN सॉरी था, या फिर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की तरह हो सकता है, या MPGN की तरह हो सकता है, या फिर इसके फीचर्स RPGN की तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोपी के फीचर वेरी कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है उसमें आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो है मिलते हैं आपको फाइनली ग्रैनुलर इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट इन द मेसेंजियम डिपॉजिट आपने रखा कि मेसेंजर डिपॉजिट मिलते हैं, फाइनली ग्रैनुलर इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट। और जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें आपको यहाँ पे क्या यू विल गेट द IgA ऑब्वियसली अलोंग विद C3 एंड प्रोपर्टिन। C3 और प्रोपर्टिन ये बता रहा है कि ऑल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होता है। दूसरा आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ IgG और IgM भी मिल सकता है, क्योंकि जब आपके पास होती है ना एंटीबॉडी IgA, तो ये जो आपके पास IgA है गैलेक्टोज डेफिशिएंट, इसके खिलाफ आपके पास IgA इटसेल्फ भी बन सकती है और IgG भी बन सकती है। याद रखो कि एंटीबॉडी भी आपके पास जो है ना मतलब एंटीजन भी एंटीबॉडी है, और जो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी वो एंटीबॉडी के खिलाफ ही ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इन्हीं दोनों के डिपॉजिट हो रहे हैं, वो IgE भी हो सकता है IgG भी हो सकता है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में इनमें से कोई भी, और आपके पास ये मेसेंजर मैट्रिक्स होते हैं, और दूसरा मैंने बता दिया कि आपका यहाँ पे जो आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ये सब हो सकता है। ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो यहाँ पे ग्रॉस हेमाटोयूरिया के साथ आता है रिकरेंट। ठीक है, और यूजुअली वो कहते हैं कि जो प्रोटीनिया पे हो रहा होता है, और ये जो हेमाटोयूरिया होता है वो हर GIT यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के बाद दोबारा हो जाता है। अब जो हेरिडिटरी नेफ्राइटिस होता है
उसमें आपके पास यहाँ पे दो ही का जिक्र किया हुआ है, एल्पोर्ट सिंड्रोम और थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, ठीक है। हेरेडिटरी नेफ्राइटिस को हम यहाँ पे ग्लोमेरुलर डिजीज, इसमें भी आपको कोई ना कोई म्यूटेशन होती है, जैसे एल्पोर्ट सिंड्रोम में थिन मेम्ब्रेन डिजीज दोनों में होता है कि आपको पता ना कि आपका जो कोलेजन टाइप 4 होता है उसकी अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 डोमेन होती है। तो बेसिकली इसके इन यहाँ पे जो हेटेरोट्राइमर है इसकी जब आपके पास डिफेक्टिव असेंबली होती है तब यहाँ पे म्यूटेशन आती है, जिसकी वजह से एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है। एल्पोर्ट सिंड्रोम तो एक ट्राइएट होता है जहाँ पे एक तो आपके पास हेरेडिटरी नेफ्राइटिस होता है, दूसरा पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है क्योंकि आपको पता है कॉक्लियर भी कोलेजन टाइप 4 होता है, और दूसरा उसमें लेंस की प्रॉब्लम आती है। लेंस में आपके पास पोस्टियस सबकैप्सुलर कैटरेक्ट या फिर कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी या फिर लेंस डिसलोकेशन हो सकती है, तो ये एल्पोर्ट सिंड्रोम में होता है, ठीक है। अच्छा, अब अपनी चीज रखने की जो इसकी मॉर्फोलॉजी होती है वो ये है कि आपका एल्पोर्ट सिंड्रोम में आपको क्या नजर आता है, मैं आपको पीछे दिखा दूंगी। जीबीएम थिन तो होता ही है, बट साथ आपको यहाँ पे इरेगुलर फोकस ऑफ थिकनिंग और अटेनुएशन नजर आती है, और स्प्लिटिंग और लैमिनेशन ऑफ लेमिना प्रोपिला नजर आती है, जिसको हम बास्केट वीव अपीयरेंस कहते हैं, जबकि थिन मेम्ब्रेन डिजीज में सिर्फ थिनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन होती है। अच्छा जी, हमारी बुक में डायबिटिक नेफ्रोपैथी तो मेंशन ही है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को हम डायबिटिक ग्लोमेरुलोपैथी भी कहते हैं क्योंकि मेन आपको रीजन ग्लोमेरुलस में नजर आती है, लेकिन 3 तरह की रीजन नजर आती है। ग्लोमेरुलस में नजर आती है, वास्कुलर रीजन भी होती है, इसके अलावा ट्यूबुलर रीजन भी होती है। ग्लोमेरुलस में 2 तरह की रीजन होती है, डिफ्यूज ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, नेफ्राइटिस नहीं होता, स्क्लेरोसिस होती है, और नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। अभी आपको नजर आ रही है डिफ्यूज ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में बेसिकली होता है क्या, डिफ्यूज को क्या मतलब होता है, मैंने बताया था कि डिफ्यूज का मतलब होता है कि ओवरऑल पूरा ग्लोमेरुलर ही, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास जो पिंक हाइलैंड ए सेलुलर मटेरियल, ठीक है, पिंक हाइलैंड एओसिनोफिलिक मटेरियल होता है जो कि डिपॉजिट होता है। एक तो आपके मेसेंजियम में डिपॉजिट होता है, ठीक है, ये मेसेंजियम है, यहाँ पे आपको डिपॉजिट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो आप इनको लाइन करिए, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग भी हो जाती है। और सिमिलरली यही मटेरियल आपका पिंक एओसिनोफिलिक हाइलैंड मटेरियल जो है वो आपका जो कैपरीज है उसके ऊपर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है, फिब्रिन क्या बना देता है। और यही मटेरियल आपको जो है वो जो पैराइटल एपिथेलियम है ना वहाँ पे भी डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से पैराइटल एपिथेलियम की प्रोट्रूजन होती है जो कि बोमेन स्पेस में आ रही होती है। तो ये 4 जगह पे मेसेंजियम और आपके पास जीबीएम और कैपरी के ऊपर और यहाँ पे आपकी पैराइटल एपिथेलियम में डिपॉजिट होने की वजह से आपको यहाँ पे डिफ्यूज ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस मिलती है। तो मैंने कहा था कि थिकनिंग होती है जीबीएम की, अर्लीस्ट फॉर्म होती है, डिक्रीज सॉरी आपका मेसेंजर मैट्रिक्स बढ़ जाता है, उसमें वहाँ पे हो जाता है कैप्सुलर ड्रॉप इज द eosinophilic हाइलैंड थिकनिंग ऑफ द पैराइटल लेयर ऑफ द बोन्स कैप्सुलर फिब्रिन डेप हो जाए, जो कि होमोजेनस ब्राइट eosinophilic मटेरियल आपकी कैपरी की वॉल को पेरिफेरी कवर करता है, ठीक है। नोडुलर में क्या होता है, नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस को हम यहाँ पे किमिल्स्टन विल्सन लीजन या फिर इंटरकैपिलरी ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जिसका बहुत स्पेसिफिक ये टाइप 1 डायबिटीज में बहुत ज्यादा होती है। इसमें ना नोड्यूल्स बनते हैं, और नोड्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली नोड्यूल्स होते हैं जो सेफेरिकल ओवॉइड लेमिनेटेड हाइलैंड एसेलुलर मैसेज होते हैं, जो कि एक लोब्यूल के अंदर बनते हैं, ठीक है, एक लोब्यूल के अंदर अलग-अलग से बनते हैं। ये भी ऑब्वियसली इसमें वो कहते हैं कि जो आपके पास नोड्यूल्स होते हैं ना उसकी सराउंडिंग में कैपरीज होती हैं, और वो भी थिकन कैपरी की लूप्स होते हैं, दे आर पास पॉजिटिव, ठीक है। अब ये आप सॉरी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे नोड्यूल्स की फॉर्म में यहाँ पे हाइलैंड मटेरियल डिपॉजिट हो रहा होता है, ठीक है, नोड्यूल्स की फॉर्म में हाइलैंड मटेरियल डिपॉजिट हो रहा होता है, तो उसको यहाँ पे नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस कहते हैं। अच्छा, वेसल्स में क्या प्रॉब्लम आती है, देखो ये आपको वैसे नजर आ रही है, यहाँ पे हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुई है, ठीक है। सिमिलरली पिछली पिक्चर देखिए तो यहाँ पे भी आपको वेसल्स में हाइलाइन मटेरियल डिपोजिशन नजर आती है, तो वेसल में हाइलाइन थिकनिंग हो जाती है आर्टरीज की। अगर हम टिब्यूल्स की देखिए, ये जो है ना आपको ये स्ट्रक्चर, ये टिब्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये आपको टिब्यूल्स है, ठीक है। ये भी आपको फॉर एग्जांपल मैं ये आपको बस डिफ्यूज का था, नोडुलर में आपको ये टिब्यूल्स नजर आ रहे हैं। टिब्यूल्स में क्या, टिब्यूल्स में आपको बहुत ज्यादा वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, तो वैक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन की वजह से, सॉरी ग्लाइकोजन डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, तो उसको यहाँ पे हम आर्मानी स्टीन क्या कहते हैं, उसको आर्मानी स्टीन लीजन कहते हैं, ठीक है। आर्मानी मैं आपको देख के दिखाती हूँ उसको, हम यहाँ पे आर्मानी एप्स्टन, हाँ इसको हम कहते हैं यहाँ पे आर्मानी इप्स्टन लीजन्स कहते हैं, ठीक है, जब आपके पास ग्लाइकोजन डिपॉजिट बन जाते हैं। तो अब देखो इनको कंपेयर करो, यहाँ पे डिफ्यूज हाइलैंड की डिपोजिशन है, यहाँ पे नोडुलर। ओके, जल्दी से हम बात कर लेते हैं वो डिजीज जो कि टिब्यूल्स और इंटरस्टिशियम को अफेक्ट करती है। बेसिकली कोई भी डिजीज अगर आपके टिब्यूल्स को अफेक्ट करती है तो साथ ही वहाँ पे इंटरस्टिशियम भी अफेक्ट होता है, क्योंकि वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा टिब्यूल्स और इंटरस्टिशियम कट्टे ही अफेक्ट होते हैं। और आपने रखा है कि वो 2 तरह की डिजीज हो सकते हैं, या तो इन्फ्लेमेटरी होते हैं या इस्कीमिक या टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इन्फ्लेमेटरी में आपका देखोगे अक्यूट पायलोनेफ्राइटिस आ रहा है, और जो इन्फ्लेमेटरी या टॉक्सिक उसमें हम देखोगे अक्यूट टिब्युलर इंजरी आ रही होती है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद अक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि मैंने बताया कि आपका जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, इंटरस्टिशियम की जो इन्फ्लेमेशन होती है। अच्छा जी, अब हमने बताया इन्फ्लेमेशन की वजह से जो मेन डिजीज होता है वो आपका पायोजेनिक जहाँ पे जो होता है ना वो यहाँ पे अक्यूट पायलोनेफ्राइटिस होता है। जो इंटरस्टिशियल जो होता है ना आपका इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, वो बेसिकली उन टिन को हम रिजेंबल कर रहे होते हैं जो कि नॉन बैक्टीरियल की वजह से होते हैं, जैसे ड्रग्स की वजह से या फिर बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाइपोकाइनेमिया, इरेडिएशन या वायरल इन्फेक्शन या इम्यून रिएक्शन की वजह से होते हैं। अब जगह आपका अक्यूट पायलोनेफ्राइटिस बेसिकली एक सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है आपकी पेल्विस की, रीनल पेल्विस की या किडनी की, ठीक है। इसमें इट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द यूटीआई, जो कि या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सॉरी लोअर में आपका सिस्टाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस या यूरेथ्राइटिस की वजह से हो जाती है, या अपर में पायलोनेफ्राइटिस की वजह से हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की। मोस्ट कॉमन कॉज जिसका होता है वो ई कोलाई है, मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। अदरवाइज जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो भी आपके ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, जिसमें प्रोटियस है, क्लेप्सिला है, एंट्रोबैक्टर है, ठीक है। अब वही चीज होती है कि अगर आप, और यहाँ पे ना बेसिकली पैथोजेनेसिस में इसकी सारी कॉज बताई गई, जैसे मैनिपुलेशन है, जब आप यहाँ पे कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट मैनिपुलेशन करते हैं या फिर कंजेनिटली एक्वायर्ड एब्नॉर्मलिटीज होती है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की, तो ये इन्फेक्शन और भी ज्यादा हो जाता है, डिक्रन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टेफिलोकोकस स्ट्रेप भी कॉज कर सकते हैं। फिर मैंने कहा था रूट कॉज हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आपका लोअर बैक्टीरिया में, फॉर एग्जांपल लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी इन्फेक्शन था, वहां से ऊपर की तरफ आ जाए, असरिंग इन्फेक्शन या ब्लड स्ट्रीम से इन्फेक्शन आ जाता है। असरिंग इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है, क्योंकि होता ये है कि आपके पास बेसिकली असरिंग इन्फेक्शन तभी होंगे जब बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एडहेयर करे म्यूकोजा को, क्योंकि यूरिन तो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता है। हम तो चाह रहे हैं कि अगर मतलब हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन करें तो बैक्टीरिया को रिट्रोग्रेड जाना चाहिए, तो रिट्रोग्रेड तभी जाएगा जब उसके पास एडिशन होगी। एडिसिव फैक्टर्स होते हैं दोनों, यूरोथीनिया में भी कुछ
कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिटरमिन करते हैं कि कौन सी यूरोथेलियम किस बैक्टीरिया को एडहेयर करेगी, और वैसे बैक्टीरिया के पास भी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एडहेयर करती है और एक्सपेंसाइल ग्रोथ के थ्रू आपके ऊपर तक पहुंचती है, ठीक है। सो ये हमने कहा था कुछ प्रोटीन्स होती है जो कि डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनिज्म ब्लैडर तक जाती है, वहाँ पे एक्सपेंसाइल ग्रोथ होती है। हमने कहा था इसके अलावा यूरिनरी इंस्ट्रूमेंटेशन, जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं, फोलिस कैथेटर इंसर्ट करते हैं या फिर सिस्टोस्कोपी करते हैं, तभी आपके पास ये एक मसला हो सकता है। सिमिलरली आपको पता है कि फीमेल, ये बहुत पूछा जाता है वाइवास में कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों होता है, क्योंकि फीमेल्स में आपके पास जो है ना रेक्टम और यूरेथ्रल ओपनिंग वो बहुत ज़्यादा करीब है, और रेक्टम में जितने भी एंटेरिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके यूरेथ्रल ओपनिंग को कॉलोनाइज कर देंगे, तो वो इन्फेक्शन वहाँ पे कॉज कराएंगे। फिर फीमेल में यूरेथ्रा भी शॉर्ट होता है, दूसरा इंटरकोर्स के दौरान ट्रॉमा होता है फीमेल को यूरेथ्रा का, ठीक है। सो ये सारे इसको प्रीडिस्पोज करते हैं फीमेल्स में। फिर मैंने बता दिया कि वही आपके पास अगर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लैडर डिस्फंक्शन हो जाती है, कोई भी और प्रॉब्लम है, जैसे नेशनल डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो ब्लैडर का वो ओवरवेल्म हो सकता है, ठीक है। इन द सेटिंग ऑफ द यूटीआई में आपको पता है नॉर्मली ब्लैडर जो है वो यहाँ पे फ्लश भी करो तो बार यूरिन को, उसके ब्लैडर वॉल में कुछ मैकेनिज्म भी होते हैं एंटीबैक्टीरियल, बट वो खराब हो जाते हैं जब कभी यूटीआई होता है, ठीक है। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था कि जिन फीमेल्स में जो है वो यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है या मेल्स में बीपीएच होता है, तो उसकी वजह से भी यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर आपके पास यूरिन जो है वो बैकवर्ड जो है वो जमा हो जाता है। डायबिटिक लोगों में क्या होता है कि न्यूरोपैथी की वजह से आपके पास न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन हो सकता है, ठीक है। यूरिनरी स्टेसिस जब भी होगी तो हमेशा आपके पास इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी जब आपके पास यूट्रस का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो ब्लैडर को पुश करता है, तो अगेन यूरिनरी कलेक्शन की वजह से वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। इंपोर्टेंस अब यहाँ पे वेसिको-यूट्रल रिफ्लेक्स में भी होती है, रिजल्टिंग इन द वेसिको-यूट्रल रिफ्लेक्स इज एन इंपॉर्टेंट साइनिंग कॉज ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि देखो होता क्या नॉर्मली जो वेसिको-यूट्रल ओरिफिस होता है ना, वो नॉर्मली आपके पास यूरिन के बैक फ्लो को कंट्रोल करता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जब भी कभी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो यहाँ पे जो ऑरिफिस होता है ना वो क्लोज हो जाता है, जो वेसिको-यूट्रल ऑरिफिस है वो क्लोज हो जाता है, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो यूरिन बैक फ्लो ना जाए। लेकिन जिन लोगों में वेसिको-यूट्रल रिफ्लेक्स काम कर रहा होता है उनमें ये होता है कि आपके पास जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका वेसिको-यूट्रल ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, जिस वजह से जो यूरिन जो है वो बैक फ्लो जाता है। अगर यूरिन इतना ज़्यादा पीछे चला जाए कि आपके पास यहाँ पे जो रीनल पेल्विस है वहाँ तक पहुँच जाएगा वो यूरिन, तो उसको हम यहाँ पे इंट्रारीनल रिफ्लेक्स कहते हैं। तो दिस इज द वेसिको-यूट्रल रिफ्लेक्स और इंट्रारीनल रिफ्लेक्स। तो जिन लोगों में ये काम हो रहा होता है उनमें डेफिनेटली मसला हो सकता है। अब ये कंजेंटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेंटल यूजुअली होता है जिन लोगों में एक्वायर्ड इनकॉम्पिटेंस होती है यूरिट्रोवेसिकल वॉल्व की, और एक्वायर्ड जिन लोगों में हो रहा होता है उसमें फ्लैसिड ब्लैडर हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से या ब्लैडर डिस्फंक्शन डायबिटीज की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। फिर हमने कहा था रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन लोगों में प्री एक्जिस्टिंग कोई रीनल डिजीज होता है या फिर जिन लोगों में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे होता है। अब यहाँ में जो मॉर्फोलॉजी दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। जब आपके पास वहाँ पे क्योंकि हमने बताया था कि पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई, तो वहाँ पे येलो रेस्ड एब्सेस बनेगी, ग्रॉसी आपको नजर आएगा ये सब, इसमें येलो रेस्ड एब्सेस बन जाती है, ठीक है। अब जब एब्सेस बनेगी, एब्सेस के सिनेरियो में जो वहाँ पे सेल्स होंगे इनकी नेक्रोसिस होगी, तो वो लिक्विफाइड नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। एब्सेस फॉर्मेशन होगी, लिक्विफाइड नेक्रोसिस होगी। बहुत ज्यादा आपके पास मैसेज होता है इंट्राट्यूबुलर न्यूट्रोफिल्स की वजह से फ्रीक्वेंटली यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं एंड दे इन्वॉल्व नेफ्रॉन्स into the collecting, thus giving rise to the characteristic white blood cell cast, ठीक है। फिर ये भी होता है कि आपको यहाँ पे WBC पे आएंगे, जब वहाँ पे WBC आएंगे तो white blood cell cast आपको यूरिन में भी मिलेंगी। तो लिक्विफाइड नेक्रोसिस है, आपका एब्सेस फॉर्मेशन है, WBC कास्ट मिलते हैं। अब यही आपके पास अगर जाके फिल कर जाए रीनल पेल्विस को, क्लाइसिस को, यूरेटर को, तो वहाँ पे पायलोनेफ्रोसिस हो सकती है, मतलब उसको आपस इतनी ज्यादा हो जाए कि वो ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर दे, तो पायलोनेफ्रोसिस हो सकती है। फिर हमने कहा था कि पेपिलरी नेक्रोसिस की कॉम्प्लिकेशन उसमें क्या होता है कि अगर किसी को पेशेंट को डायबिटीज भी है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी है, उसके साथ एनीमिया भी है, तो क्या होता है कि ये अगर आपके पास इस्कीमिक या सुपरेटिव नेक्रोसिस आपकी रीनल पेपिला की टिप्स पे हो जाती है ना, अगर अच्छा यहाँ मैंने बताया कि रीनल जो पेप्लाई होते हैं ना उनकी टिप्स पे अगर यहाँ पे एपिकल 2/3 में सुपरेटिव नेक्रोसिस और इस्कीमिया होता है, तो यहाँ पे आपको ग्रे वाइट टू येलो नेक्रोसिस नजर आती है जो कि एपिकल 2/3 ऑफ द रीनल पेप्लाई पे नजर आती है, तो इसको यहाँ पे हम पेपिलरी नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक जब आप देखोगे तो आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस और यहाँ पर न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फीचर क्या होता है पायलोनेफ्राइटिस के, पेशेंट जो होता है वो इसका ऑनसेट बहुत सडन होता है, पेशेंट को कॉस्टोवर्टिबल पेन होती है, जो होता है ना जो आप जैसे आप खड़े होते हो जब आप कमर पे हाथ रखते हो तो जो आपका बिल्कुल कॉस्टोवर्टिबल एंगल होता है वहाँ पे पेन होती है, फीवर, चिल्स, नॉसिया होगा क्योंकि ये इन्फेक्शन है। यूटीआई के साइंस होगी, डिस्यूरिया फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी वगैरह होगी, और यूजुअली जो डिजीज होता है वो यूनिलैटरल होता है, ठीक है। अब पेपिलरी नेक्रोसिस वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, अदर कॉम्प्लिकेशन जिसमें हो सकती है वो सकती है रीनल एब्सेस बन सकती है, ठीक है। रीनल या पेरिनेफ्रिक एब्सेस बन सकती है, रीनल और पेरिनेफ्रिक एब्सेस हो सकती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अक्यूट रीनल इसके अलावा सेप्सिस हो सकती है, ठीक है। रीनल या पेरिनेफ्रिक एब्सेस है, सेप्सिस हो सकती है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। इसके अलावा आपके पास ना अक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है। अब जो होता है ना क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिक नेफ्रोपैथी हमने कहा था कि इसमें इंटरस्टिशियल की इन्फ्लेमेशन होती है और स्कारिंग हो जाती है रीनल पैरेन्काइमा में, ठीक है। ग्लॉसी वेसिकल आपको स्कारिंग नजर आती है, जो पेल्वियोकैल्सियल सिस्टम है उसकी डिफॉर्मिटी हो जाती है। ये दो तरह हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और क्रॉनिक आपका जो है वो पायलोनेफ्राइटिस। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव किसी भी और प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है, कोई स्टोन बन गया है, इससे हो सकता है, यूनिलैटरल हो सकता है। लेकिन जो क्रॉनिक रिफ्लक्स होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, वो यही आपके पास मसला है कि रिफ्लक्स दोबारा हुई जा रहा है। इसमें जो मेन फीचर होता है वो ये ध्यान रखना कि अनइवन स्कारिंग होती है और आपके पास ना यूजुअली अपर और लोअर पोल में स्कारिंग होती है, उसमें आपका जो पूरा कैलाइसिस सिस्टम होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका अक्यूट ट्यूबुलर इंजरी या नेक्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्यूट का मतलब होता है कि ऑब्वियसली ये अक्यूट कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। और ट्यूबुलर का मतलब होता है कि इसमें जो आपके पास डैमेज हो रहा है वो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स को हो रहा है और अक्यूटली किडनी का फंक्शन डिक्लाइन हो रहा होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वो कहते हैं कि इसमें एसोसिएशन होती है कि ग्रैनुलर कास्ट और ट्यूबुलर सेल्स का कास्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस पहले इसको कहते हैं लेकिन इसको इंजरी ही कहते हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इंजरी होती है, जिसका हॉलमार्क मतलब आप बता सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा इससे एसोसिएटेड वो डिक्रीज जीएफआर के जिससे जो ओलिगोयूरिया होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ओलिगोयूरिया मतलब होता है कि अगर आपको यूरिन में लेस देन 400 निकल रहा हो। अब इसकी दो फॉर्म हो सकती है, इस्कीमिक या फिर नेफ्रोटॉक्सिक।
नेफ्रोटॉक्सिक। इस्कीमिक में हमने बताया कि आपके पास ऑब्वियसली अगर आपके पास इंट्रारेनल ब्लड फ्लो कम है तो वो यूजुअली तब हो सकता है कि सिस्टमिकली ब्लड फ्लो कम है, शॉक की कंडीशन में, ट्रॉमा की कंडीशन में, ब्लड लॉस में, एक्यूट पेरिकार्डिटिस में, सेप्सिस में, या फिर कोई और प्रॉब्लम है इंट्रारेनल ब्लड फ्लो किसी और वजह से कम होना, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक पोलियंगाइटिस है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज होती है, इसमें थ्रोम्बोसिस बन जाती है, ठीक है। और मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ये सब कुछ हो सकता है। नेफ्रोटॉक्सिक किस वजह से हो सकता है? नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस पॉइजन की वजह से, जैसे मर्करी है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ड्रग्स है आपके गेंटामाइसिन, इन सब की वजह से हो सकता है। पैथोजेनेसिस आपने याद रखनी है यहाँ पे कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो पीसीटी के सेल्स होते हैं ना, वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू दी हाइपोक्सिया एंड टू दी यहाँ पे उसको ऑल्सो। अच्छा, आपके जो पीसीटी के सेल्स होते हैं वो क्यों ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू हाइपोक्सीमिया और वनरेबल टू टॉक्सिन्स होते हैं? नंबर वन ये कि आपके पास इनकी इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये रीअब्जॉर्ब भी करता है, बहुत सारे सब्सटेंस को इनको सिक्रीट करना होता है। दूसरी बात ये कि ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूमिनल सॉल्यूट्स को यही एक्सपोज होता है क्योंकि सबसे पहले ल्यूमिनल सॉल्यूट इसी के आगे आते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये कि जब आपके पास ये सारा कुछ करते हैं तो ये सोडियम पोटेशियम पंप एटीपीएस को यूज करते हैं बेसोलैटरल साइड पे, ठीक है, वहां से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए। बट उसके लिए उनको ऑब्वियसली एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब आपके पास हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सिया इनको सब्जेक्टेड होगा तो फिर तो इनमें बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पीसीटी सबसे ज्यादा सब्जेक्टेड होते हैं इंजरी को, क्योंकि ये सबसे पहले इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आपके पास हाइपोक्सिया होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कहते हैं कि यूजुअली इस्कीमिया की वजह से ना आपकी लॉस हो जाती है पोलैरिटी का। जब बेसल सेल पोलैरिटी लॉस हो जाती है तो उसकी वजह से ये होता है कि आपके जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज होते हैं नॉर्मली, जो कि आपको पता है बेसोलैटरल साइड होते हैं, वहां से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं बार बार। लेकिन अगर आपके पास वो ल्यूमिनल साइड पे जाए तो वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगे। अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो उसका क्या मतलब है कि आपका जितना भी सोडियम होता है वो पीसीटी से सारा का सारा आपका पीसीटी से एब्जॉर्ब हो रही है, तो सारा का सारा कहाँ पे जा रहा है? आपके डिस्टल ट्यूब्यूल में जा रहा है। डिस्टल ट्यूब्यूल के लेवल पे अगर आपको याद होगा यहाँ पे ना आपके ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जो कि ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं? वो रेनिन रिलीज करते हैं और रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम फर्दर जाके एफ्रन आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। जब आपके एफ्रन आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो जीएफआर और भी ज्यादा कम था। ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि जीएफआर कम है, बट इस ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक की वजह से जीएफआर और भी ज्यादा कम हो जाता है और ओलिगोयूरिया और भी ज्यादा वर्सन हो जाता है, ठीक है। सो इसके अलावा ये होता है कि आपके एपिथेलियल सेल डिटैच होते हैं बेस मेम्ब्रेन से, वो निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास एपिथेलियल सेल डिटैच होते हैं बेस मेम्ब्रेन से, अगर वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाए, वो इकट्ठे होकर अगर फॉर एग्जांपल वो क्लॉग बनाते हैं, वो अगर आपके पास ट्यूबुलर फ्लो को फर्दर ब्लॉक कर दें तो जो बैकवर्ड इंट्राट्यूबुलर प्रेशर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कभी कभी ये होता है कि आपका वो लीक करके वो इंडस्ट्रियल में चला जाता है और आपकी कोलैप्स हो जाता है ट्यूब्यूल्स का। फिर वो कहते हैं कि इस्कीमिया की वजह से एक तो ये भी होता है वहाँ पे साइटोकाइन स्कीमोकाइन्स भी रिलीज होते हैं, तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट भी रिक्रूट होता है और नेक्रोसिस की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि कौन कौन से वेसोकंस्ट्रिक्टर पाथवे होते हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? नंबर 1 रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, थ्रोम्बोक्सिन A2 सिम्पैथेटिक एक्टिविटी। दूसरा वो कहते हैं कि जब सब लेथल एंडोथेलियल इंजरी इतनी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से भी एंडोथेलिन रिलीज होता है जो कि वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, और आपके पास जो वेसोडिलेटर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोस्टाग्लैंडिन वो कम रिलीज होता है। दूसरा वो कहते हैं कि डायरेक्टली भी, जब तीसरी ये बात है कि डायरेक्टली भी जब ग्लोमेरुलर इंजरी होती है तो जो इफेक्टिव सर्फेस होती है फिल्ट्रेशन का वो कम हो जाता है। अब ये इसकी जो मॉर्फोलॉजी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पता है कि इस्कीमिया जब होगा तो ज़्यादा इन्वॉल्व करता है आपके एक तो स्ट्रेट प्रॉक्सिमल पोर्शन तो पीसीटी को और दूसरा स्ट्रेट पोर्शन को, ठीक है, और दूसरा आपकी उसको असेनिक थिक लिम्ब को। ट्यूबुलर एनर्जी में क्या होगा कि आपके पास जो ब्रश वाटर होता है उसकी अटेनुएशन होती है, ब्लबिंग और स्लफिंग होती है ब्रश वाटर की, और सेल्स की बैकलाइजेशन होती है और उनकी डिटैचमेंट हो जाती है बेस मेम्ब्रेन से और वो आपके पास यानी कि निकल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीनिशियस कार्ब्स बनते हैं जो यहाँ पे हम टैम हॉर्स फॉल प्रोटीन कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनमें वो कहते हैं कि आपके पास प्लाज्मा हो सकती है, हीमोग्लोबिन हो सकते हैं, ठीक है। फ्लश इंजरीज में इनमें मायोग्लोबिन भी हो सकता है, ठीक है। और इंटरस्टिशियम में भी आपको पता है कि ऑब्वियसली इंटरस्टिशियम को भी डैमेज करते हैं, इंटरस्टिशियम में भी आपका एडिमा होता है और इन्फ्लेमेटरी बनता है। नेफ्रोटॉक्सिक जब आपका एटीआई बनता है तो इट इज बेसिकली सिमिलर विद सम डिफरेंसेस, और ओवर्ट नेक्रोसिस इज यूजुअली मोर प्रोमिनेंट इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है ना। नेक्रोसिस ज्यादा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होती है। तो अपने रखते हैं कि आपके पास जो ट्यूबुलर इंजरीज है वहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है और आपके पास प्रोटीनिशियस स्कार्स मिल रही है और इंटरस्टिशियम में इन्फ्लेमेशन हो रही है और वहाँ पे आपके एडिमा और नेफ्रोटॉक्सिक में नेक्रोसिस ज्यादा हो रही है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर ये पेशेंट यूजुअली ओलिगोयूरिया जीएफआर के साथ, ओलिगोयूरिया डिक्रीज जीएफआर के साथ आता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज बहुत ज्यादा होती है, एसिडोसिस हो सकते हैं, फ्लूइड ओवरलोड होता है, यूरीमिया होता है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है। हमने जितने भी डिजीज़ पढ़े हैं, जैसे कि आपने बहुत टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़े, आपने उसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे जो सिस्टिक डिजीजेज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ कि जितने भी हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़े हैं बहुत ज़्यादा हमने पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से अगर मैं बात करती हूँ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तो वो 90% ऑफ द केसेस में, ठीक है। आपका मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आपका फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो जो स्क्लेरोसिस है वो 50% ऑफ केसेस में आपके पास क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉज कराते हैं। और आपकी जो आईजीए नेफ्रोपैथी है, आईजीए नेफ्रोपैथी, ठीक है, ये आपका जो है वो 40% केसेस में कॉज कराता है। और जो आपका होता है ना यहाँ पे आपका पोस्ट रेट्रोवोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी आपका 10% केसेस में जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कराता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो होती है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, जब भी कभी आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन होती है उस केसेस में। इसके अलावा जब आपके पास कोई भी, मैं आपको होता है ना कि क्रॉनिक जो हमने पहले पढ़े जो क्रॉनिक रिफ्लक्स और ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी थी, रिफ्लक्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, वो भी डिजीज कॉज करा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका जो एडल्ट ऑनसेट एक तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और दूसरे जो एक्वायर्ड किडनी डिजीज होते हैं, और यूजुअली जिन लोगों में एक्वायर्ड किडनी डिजीज होते हैं वो वाले
आपके क्या कहते हैं कि सिस्टिक वाले वो वाले होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक डायलिसिस में जाते हैं, उनमें भी इवेंचुअली क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है वो हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज जिसमें नेफ्रॉन लॉस हो रहा होता है, तो कॉमन फाइनल पाथवे आपको क्रॉनिक रीनल डिजीज ही होती है। उसमें होता है कि जो आपके रिमेनिंग इंटैक्ट न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि वो स्कारिंग को ओवरकम करने के लिए वो मेल अडाप्ट करें, लेकिन मेल अडाप्शन के दौरान उनकी भी स्क्लेरोसिस हो जाती है, इंटरस्टिशियल वेसल्स की इंजरी हो जाती है, तो फर्दर मोर वो कंडीशन जो है वो वर्सन हो जाती है। अब वो किस तरीके से कोशिश करते हैं कंपनसेट करने की, वो कोशिश करते हैं कि फिल्ट्रेशन ज़्यादा करें, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ नेफ्रॉन और भी ज़्यादा हो जाता है। वो कोशिश ये करते हैं कि आपके पास जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपकी सोडियम को और जो कैल्शियम है, जो फॉस्फेट है, उसको सोडियम और फॉस्फेट और कैल्शियम उसको ज़्यादा रीअब्जॉर्ब ना करें, ट्यूबुलर सेक्रीशन पोटेशियम और हाइड्रोजन जो है उसको इंक्रीज कर दें, और जो है ना वो वाटर की जो है ना उसको भी ज़्यादा यहाँ पे जो लॉस ऑफ मतलब ने कहा ना कि इसके अलावा वही करते हैं कोशिश के ये सही जो है ना कोशिश करते हैं ताकि एटलीस्ट होमोस्टेसिस मेंटेन रहे, ठीक है, लेकिन मुश्किल रह जाता है आपका। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, इससे अपने से रखने की जो अगर हम देखें ना ग्रॉसी जो किडनी होती है ना, ग्रॉसी किडनी की क्या अपीयरेंस होती है, ग्रॉसी आपको बिल्कुल जो ग्रॉसी किडनी होती है वो बिल्कुल आपको इस तरह की नजर आती है, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पे तो दोनों किडनी सिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं, एज लो एज 50 ग्राम का वेट हो सकता है, और आपको उनकी सर्फेस पे डिफ्यूज ग्रैनुलर नजर आ सकती है, वो आपको नजर आ रही है ना डिफ्यूज ग्रैनुलर, कभी कभी ये रेड ब्राउन भी होती है जो कि ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। अगर किसी को क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस होता है, यहाँ पे इस पे डीप स्कार भी होता है, ठीक है। और जो अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। नंबर 1 नोट फॉर दी ग्लोमेरुलाई, जो ग्लोमेरुलाई आपको नजर आता है, एक तो उनका नंबर कम हो जाता है, दूसरा ये आपके पास ग्लोमेरुलाई के अंदर वो बिल्कुल एक हाइलाइज स्टफ्ड ऑफ मास जिसके अंदर एओसिनोफिलिक एसेलुलर मटेरियल होता है, वैसे अपीयरेंस दे रहा होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नंबर 2 आप ट्यूब्यूल्स को देखो, ये आपके ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स बिल्कुल एट्रोफी हो गए उनमें, ठीक है, आपके पास हाइलाइज डिपॉजिट्स हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, पर बिल्कुल एट्रोफी आपके ट्यूब्यूल्स हो गए हैं। फिर देखो ये वेसल है, वेसल में क्या हो गया, हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, थिकनिंग हो गई है वेसल्स की, हाईलाइन थिकनिंग हो गई है, और आपको जो नजर आ रहा है इंटरस्टिशियम बैकग्राउंड में आपको बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस भी नजर आ रही है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आ रहे हैं। तो आपके एसेलुलर मैसेज वाले ग्लोमेरुलर रह जाते हैं जिनका नंबर भी कम हो जाता है, ट्यूब्यूल्स भी आपकी एट्रोफी हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो जाती है, और यहाँ पे आपके जो है वो बैकग्राउंड में आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपको मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर होता है कि पेशेंट ये होता है आपका प्रोटीनूरिया हेमाटूरिया एज़ोथीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, कभी कभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं, कभी इसमें स्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज में हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, और यहाँ पे हाइपरमैग्नीसीमिया होता है। ओके, अब हम सिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी की बात करते हैं। तो जो सिस्टिक डिजीज होते हैं किडनी की, इसका बेसिकली ना एक टेबल बना हुआ है जो कि मैं आपको एंड पे हम उसको समराइज करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें डिफेक्ट किस चीज़ में होता है, बेसिकली हमें पता है कि हमारे जो है ये जो दो होते हैं ना आपके वी नो के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक आपका सेंट्रियोल बनाते हैं, और 2 सेंट्रियोल मिलकर आपका एक सेंट्रोसोम बनाते हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रोसोम होता है बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रोसोम है, तो ये आउटसाइड जो आपकी बॉडी के सीलियाज, जो भी आपको पता है कि पीसीटी की जब हम बात कर रहे हैं या डीसीटी की कहीं भी बात करते हैं, पूरी किडनी के ट्यूब्यूल्स में आपके पास सीलियाज हैं, तो ऊपर जो है एक्स्ट्रा आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा जो आपकी मेम्ब्रेनस डोमेन होती है वो सीलियाज ही बनाते हैं, तो वो सीलिया वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे होता ये है, इसमें पैथोजेनेसिस में होता है, उसमें सिलिया सेंट्रोसोमल डिफेक्ट होता है, सिलिया सेंट्रोसोमल डिफेक्ट होता है। जब सिलिया सेंट्रोसोमल डिफेक्ट होता है, आप देखो कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिलिया सेंट्रोसोमल डिफेक्ट की वजह से सिलिया बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिलिया जो होता है ना वो मैकेनो सेंसिंग का काम कर रहे होते हैं, मैकेनिकल प्रेशर को सेंस करके ये देखते हैं कि आपके पास फ्लूइड जो है वो सही मूव कर रहा है कि नहीं, वो कैल्शियम इन्फ्लक्स का यहाँ पे उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, नॉर्मल कर रहे होते हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल टू सेल जो आपके पास प्रोलिफरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सेल की पोलैरिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपके जो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस होते हैं वो बेसल लेटरल साइड पे होंगे या ल्यूमिनल साइड पे होंगे, ठीक है, उस सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब ये डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से दो चीज़ें होती है, एक तो आपकी फ्लूइड जो एब्जॉर्प्शन होती है, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन वो डिफेक्टिव हो जाती है, और दूसरा सेलुलर मैच्योरेशन भी डिफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। फ्लूइड एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट हो जाती है और सेलुलर मैच्योरेशन डिफेक्ट हो जाती है, इन दोनों के डिफेक्ट होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे सिस्ट बन जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी बुक में तो ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है सिस्ट का, लेकिन बेसिकली इसमें अंडरलाइंग जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती है जो कि हम आगे डिफरेंट इसमें पढ़ेंगे, मतलब आप डिफरेंट डिजीज में पढ़ेंगे, बट बेसिकली मतलब हम कह सकते हैं कि इस लेवल पे डिफेक्ट होता है कि सीलिया का जो फंक्शन होता है जो पे वो करे होते हैं, आपके पास सेल टू सेल इंटरेक्शन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेसिकली आपके पास सेलुलर पोलैरिटी लॉस हो जाएगी, तो क्या होगा, नॉर्मली आपको पता है कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस होते हैं वो आपकी बेसोलैटरल साइड पे होते हैं, यहाँ से सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर ले होते हैं, लेकिन अगर वो इधर की बजाय फॉर एग्जाम्पल वो ल्यूमिनल साइड पे आ जाते हैं तो वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के बजाय सोडियम को यहाँ पे पुश करते रहेंगे, तो आपका सारा वो निकलता जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आपका जो मतलब इसकी इस फ्लूइड की, इस सेल की आपके पास फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं रहेगी, पूरा का पूरा पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ ऐसे डिजीज अब आगे हम देखेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में पूरा का पूरा पैरेन्काइमा के बजाय आपके पास पूरी की पूरी सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है, पूरा पैरेन्काइमा बिल्कुल लॉस हो जाता है, और जो रिमेनिंग अगर किसी में रह भी जाता है तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। अब सिंपल सिस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब सिंपल से पहले हम यहाँ पे सारे देख लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से आपके पास होते हैं। यू हैव अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, देन यू हैव द चाइल्डहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यू हैव मेडरी स्पॉन्ज किडनी, familial juvenile nephronolysis, adult onset medullary cystic disease, simple cyst and acquired renal cystic disease, ठीक है। इस समय आप देखो कि एक का जो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है और जो आपका ये फेमिलियल जुवेनाइल आपका वाला है, जुवेनाइल एक्चुअली इसमें इन्फेंटाइल फॉर्म भी होती है, इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है, बट जुवेनाइल सबसे कॉमन है इसलिए हम ये बता रहे हैं। इन दोनों में ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है आपका चाइल्डहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में, और जो आपका एडल्ट जो आपका सॉरी ये है
अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये भी एडल्ट ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है और ये भी आपका एडल्ट ऑनसेट मेडलरी सिस्टिक डिजीज है। तो मेडलरी में और इसमें आपके पास यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है, जबकि यहाँ पे ये जुवेनाइल बच्चों में होता है और ये भी आपका चाइल्डहुड में होता है। तो ये दोनों उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये टेबल जो है ना, एक दफा देख लें तो यहाँ पे ये अच्छा रह जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे चलते हैं। सिंपल सिस्ट होती है, इसमें क्या होता है कि आपके सिस्टिक स्पेसेस बन जाते हैं, 1 to 5 सेंटीमीटर की सिस्ट होती है। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक, वो कहते हैं कि यूजुअली हो सकता है सिर्फ एक सिस्ट हो, ग्लिसनिंग स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है और उसको क्यूबोइडल और यहाँ पे इन सेल ने डिवाइड किया होता है। बहुत बड़ी कॉर्टेक्स में ये होती है सिस्ट, और बहुत बड़ी हो जाए तो आपके पास 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अब यहाँ पे सिंपल सिस्ट में बस इतना काम है कि आपने इसको एक सिंपल जो सिस्ट होती है उसको जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है ट्यूमर से, ठीक है। जो सिस्ट होती है, एक तो याद है कि उसकी जो आपके पास बिल्कुल स्मूथ एपिथेलियम होती है, उसको स्मूथ कॉन्टोर्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2, उसके अंदर फ्लूइड आपको नजर आता है, ठीक है। आपके ट्यूमर में फ्लूइड नहीं होता। और नंबर 3 क्या होता है कि यहाँ पे आपको वेस्कुलैरिटी बहुत कम नजर आती है, कोई भी वेस्कुलैरिटी नहीं होती, ठीक है। ट्यूमर जो है उसकी इरेगुलर सर्फेस होती है, इसमें वेस्कुलैरिटी भी होगी और ऑब्वियसली इसमें फ्लूइड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ मैंने बात की जो एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है, जिन लोगों को फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाता है या फिर किसी भी डिजीज की वजह से जो लोग रिपीटेड डायलिसिस लेते हैं, उनमें क्या होता है कि मल्टीपल सिस्ट बनती है, जो कि दोनों कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में बनती हैं और वो ब्लीड भी कर सकती है। अच्छा, इसकी वजह से भी आपको जो सिंपल सिस्ट है उसमें भी माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया होता है, बट यहाँ पे आपका ग्रॉस हेमेटूरिया होगा जब किसी को एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज हो जाती है दोबारा डायलिसिस कराने की वजह से, जो वो एंड स्टेज रीनल डिजीज तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें 100 गुना ज़्यादा इनकी प्रोपेंसिटी होती है कि वो कैंसर डेवलप कर दें। ओके, अब हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे PKD भी कहते हैं। PKD की जो होती है ना, 2 फॉर्म हो सकती हैं। एक आपका होता है एडल्ट ऑनसेट, जिसको ऑटोसोमल डोमिनेंट PKD कहते हैं, वो एडल्ट ऑनसेट होता है। एक आपका होता है चाइल्डहुड ऑनसेट, जिसको हम यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव PKD कहते हैं, ठीक है। अब पहले मैंने बताया था कि आपका सेंट्रोसोमल डिफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जेनेटिक डिफेक्ट बहुत कॉमन होता है, ठीक है। आपने चीज़ रखी कि दोनों केसेस में आप इनकी दोनों किडनी इन्वॉल्व होती है और बायलैटरल डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि ये नहीं कि अपर पोर्शन लोअर पोर्शन कॉर्टेक्स मेडुला, पूरा का पूरा कॉर्टेक्स मेडुला बायलैटरली दोनों केसेस में डिजीज में इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एडल्ट ऑनसेट में क्या होता है कि म्यूटेशन तो बर्थ पे ही होती है, बट वो प्रेजेंट यूजुअली 3rd या 4th डिकेड ऑफ लाइफ में करती है और यहाँ पे इन्फेंसी में यहाँ पे वो प्रेजेंट कर जाती है विद इन 1st ईयर ऑफ लाइफ। तो इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो बंदा डायलिसिस के बाद उस फिर भी सर्वाइव कर सकता है। एक छोटे बच्चे को तो डायलिसिस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो म्यूटेशन होती है, एक आपके पास क्रोमोसोम नंबर 6 पे जीन होती है, और सॉरी 16 पे, और एक आपके नंबर क्रोमोसोम नंबर 4 पे जीन होती है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो जीन होती है वो होती है पॉलीसिस्टिन, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द डिजीज विच इज दी, उसको हम PKD1 कहते हैं, बट PKD1 इन कोड फॉर द पॉलीसिस्टिन 1, ठीक है। एक और जीन होती है विच इज PKD2 एंड दैट PKD2 इन कोड फॉर द पॉलीसिस्टिन 2। और यहाँ पे जो जीन होती है वो आपके पास होती है क्रोमोसोम नंबर 6 पे जीन होती है, और क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो जीन होती है उसको हम कहते हैं PKHD, ठीक है। PKHD वो होती है PKHD1 जीन होती है, जो कि फाइब्रोसिस्टिन के लिए कोड करती है, ठीक है। फाइब्रोसिस्टिन के लिए कोड करती है, तो ये आपको बताना चाहिए। ये पॉलीसिस्टिन 1 के लिए कोड करी है, ये 2 के लिए कोड करी है क्रोमोसोम नंबर 16 पे 4 पे, और ये PKHD1 है जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे है और ये फाइब्रोसिस्टिन के लिए कोड करी है। अब म्यूटेशन ऑलमोस्ट वही है कि जब आपके पास म्यूटेशन हुई है, तो ये यहाँ पे पैथोजेनेसिस बिल्कुल यही है कि जब आपके पास म्यूटेशन हुई है पॉलीसिस्टिन में, तो आपके पास वही मैकेनो सेंसेशन बाय द ट्यूबुलर सीलिया लॉस हो जाती है और ऑल्टर्ड कैल्शियम फ्लक्स होता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है ना, तो नॉर्मली आपको पता है कि कैल्शियम वैसे भी आपके रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी सिक्रीशंस के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन को, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल की सिक्रीशन को, सिस्ट फॉर्मेशन बन जाती है। दूसरा, आपको पता है नॉर्मली मैकेनो सेंसिंग भी जब नहीं हो रही होती और जब आपके कुछ ऐसे पाथवे भी ऑल्टर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल टू सेल प्रोलिफरेशन नहीं रह होती, मैट्रिक्स की इंटरेक्शन नहीं होती, सेल पोलैरिटी लॉस हो जाती है। तो उसकी वजह से जब ऑल्टर ट्यूबुलर एपिथेलियल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन और ऑल्टर्ड सिग्नलिंग होती है, तो उसकी वजह से एक तो एब्नॉर्मल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी बनता है, सेल प्रोलिफरेशन भी होती है और सिस्ट भी बनती है, सॉरी फ्लूइड सेक्रेशन भी होती है, जिसकी वजह से सिस्ट बन जाती हैं। ये सारी डिफरेंट चीज़ें जो कि इसको कंट्रीब्यूट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने म्यूटेशन के बारे में रखना होता है, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे देखो, इस सबको हम सीरियोपैथी करें, जो आपके पास मैकेनो सेंसिंग मैकेनिज्म लॉस हो रहा है, जो आपका क्या कहते हैं कि कैल्शियम फ्लक्स बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो गया है, जो डिसरेगुलेशन होगी सेल पोलैरिटी की, प्रोलिफरेशन की, सेल टू सेल इंटरेक्शन की, और जो एपिथेलियल सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के जो आपके पास इंटरेक्शन है वो एबनॉर्मल हो गया, उस सब की वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये भी मैंने बता दिया, ये भी चीज़ मैंने रखनी कि यहाँ पे PKD1 85% केसेस में इन्वॉल्व होती है और PKD2 15% केसेस में। अब ये आपको इस तरह की किडनी नजर आती है। दिस इज द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इन द एडल्ट एंड दिस इज दैट इन द चिल्ड्रन, ठीक है। एडल्ट में आपको जो नजर आती है, अगर मैं ग्रॉस में आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल लोबुलेटेड जो है ना यहाँ पे नजर आ रही है ना सिस्ट, मल्टीपल स्मॉल स्फेरिकल लोबुलेटेड, आपको यहाँ पे सर्फेस भी रेगुलर है और मल्टीपल सिस्ट नजर आ रही है। रिमेंबर दिस थिंग कि जो सिस्ट है ये पेल्विस में नहीं होती। पेल्विस में भी अगर सिस्ट होगी रीनल पेल्विस में, तो दैट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये सिस्ट पेल्विस में नहीं जाती, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो बच्चों में, तो एडल्ट ऑनसेट में जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है, आपको सिलेंड्रिकल सिस्ट मिलती है, जो कि आप देखो कॉर्टेक्स के राइट एंगल पे है, मिडिला से कॉर्टेक्स सेक्शन करती है, इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल सिस्ट होती है, जो कि इसको स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस दे देती है आपके बच्चे वालों को, ठीक है। उसकी अब देखो सर्फेस भी स्मूथ है, इसकी सर्फेस स्मूथ है, ठीक है, जबकि यहाँ पर रेगुलर सी सर्फेस है। हम अभी और भी आगे बात करेंगे, इनमें डिफरेंसेस देखेंगे। अभी आप देख लो कि जो पॉलीसिस्टिक एडल्ट किडनी डिजीज है, मैंने इसमें बता दिया कि ये वाली म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है।
अच्छा जी, आपको जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है उसमें वो जो एडल्ट में होती है उसमें कहता है किडनी बायलैटरली इनलार्ज होती है, सिमेट्रिकल होती है, लोबरेटेड अपीयरेंस होती है, सिस्ट थ्रू आउट द पैरेन्काइमा होती है, सिस्ट आपके पास पेल्विस से कम्युनिकेट नहीं करती, ठीक है? और जबकि अदर फीचर्स ये होता है कि आपने चीज़ रखी है कि जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है वो लिवर में भी सिस्ट बना सकती हैं और वो आपके ना वहाँ पे भी बना सकती है, बेरी एनेरिज्म्स भी बन सकते हैं जो कि सर्कुलर विलेज पे बनते हैं, ठीक है? अब ये तो आपने बताना है यहाँ पे ये इसकी मॉर्फोलॉजी यहाँ पे कवर हो जाएगी। 3 to 4 सेंटीमीटर की केस होती है, मैंने बताया कि जब बहुत बड़ी हो जाती है ना कि एब्डोमेन भी पैल्पेट की जा सकती है। जो इन्फेंटाइल वो बताया था मैंने बताया था कि इसमें यहाँ पे PKHD1 जीन की इन्वॉल्वमेंट होती है और यहाँ पे जो ग्रॉस होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे भी बायलैटरली इनलार्ज होती है लेकिन स्मूथ एक्सटर्नल सर्फेस होती है और स्मॉल फ्यूजिफॉर्म सिलिंड्रिकल सिस्ट रेडिएटिंग फ्रॉम द मिडल टू द कॉर्टेक्स, ठीक है? और इनकी स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस आपकी कोई भी रीनल पैरेन्काइमा जो है ना वो ग्रॉसली रिकॉग्नाइज आप कर सकते हो। यहाँ पे पेल्विस कैलाइसिस और यूरेटर जो है वो नॉर्मल ही रहते हैं, ठीक है? अब जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स ये होता है कि पेशेंट जो है वो फ्लैंक पेन के साथ आता है, ठीक है? उसको ड्रैगिंग सेंसेशन होती है, इंटरमिटेंट ग्रॉस हेमेटूरिया होता है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन और यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपने आती है कि जो पेशेंट आपके एडल्ट ऑनर्स के साथ होता है ना उसमें साथ साथ क्या हो सकता है कि आपके पास वो भी हो सकते हैं, बेरी एनेरिज्म भी हो सकते हैं और सबरेक्नोइड हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है? और फिर हमने बताया कि आपका जो बच्चों में होता है वो मैंने बताया कि वैसे तो पेरीनेटल, न्यूनेटल, इन्फेंटाइल कभी भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली इन्फेंट्स में फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही ये प्रेजेंट कर जाता है। और वही मैंने बताया था कि आपके पास न्यूमरस स्मॉल सिस्ट होती है, कॉर्टेक्स मेडुला में दोनों में होती है, स्पॉन्ज अपीयरेंस हो जाती है और डायलेटेड एलोंगेटेड चैनल्स होते हैं जो कि एक्शन कर रहे होते हैं और यहाँ भी हेपेटिक फाइब्रोसिस साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं। अब जो मेडलरी डिजीज होते हैं जिसमें सिस्ट होती हैं, इसमें आपके पास एक मेडलरी स्पॉन्ज की डिजीज होती है, एक आपको होती है नेफ्रोनोथिसिस, मेडलरी सिस्टिक डिजीज, ठीक है? नेफ्रोनोथिसिस जो हो सकती है वो आपके पास इन्फेंटाइल भी हो सकती है, जुवेनाइल भी हो सकती है, एडोलेसेंट भी हो सकती है, ठीक है? अब इसमें वो कहते हैं कि आपके पास जो नेफ्रोनोथिसिस है ना इसकी आपने ये रखी है कि इसमें इसके साथ साथ रेटिनल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, ऑक्यूलर मोटर एप्रेक्सिया होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, सेरेब्रल मैल्फॉर्मेशन भी होती है। और यहाँ पे भी जो जीन लोग देखे गए हैं जो कि मेडलरी सिस्टिक डिजीज में इन्वॉल्व है वो NPH1 से लेकर NPH9 में देखे गए हैं, बट उनमें भी जो जीन्स है ना वो वही है जो कि एपिथेलियल सीलिया को इनकोड करती है, तो प्रोबेबली सीलिया में ही मसला आता है। यहाँ पे आपने रखा है कि जो आपकी किडनी होती है वो स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड किडनी होती है और यहाँ पे हमने उस टेबल में भी देखोगे आप कि कॉर्टिको मेडलरी आपको सिस्ट मिलती हैं, ठीक है? दोनों में मेडल में कॉर्टिको मेडलरी और पेशेंट जो है वो पोलीयूरिया और पोली डिप्सिया के साथ प्रेजेंट करता है। सो टॉकिंग अबाउट किडनी स्टोन जिसको हम यूरोलिथियासिस या नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं, कैल्कुलस फॉर्मेशन वो कहते हैं किडनी पे यूजुअली किसी भी लेवल पे हो सकती है लेकिन मेनली जो पेल्विक कंस्ट्रक्शंस होती है ना उसमें बड़ी कॉमन होती हैं, जैसे पेल्विस के लेवल पे, क्लाइसिस के लेवल पे या फिर वो जो वेजिको यूट्रन जो बिल्कुल यहाँ पे यूरेटर ब्लैडर पे लगता है वहाँ पे भी बड़ा कॉमन होता है। सिम्टोमेटिक यूरोलिथियासिस मेन में ज़्यादा कॉमन है और फेमिलियल टेंडेंसीज की भी हो सकती है। अब जो टाइप्स है वो यहाँ पे आप देख लो 80% आपके जो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं जिसमें से भी 50% इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है? और 10% आपके हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैल्सीरिया की वजह से होते हैं, बाकी कुछ 5% हाइपर ऑक्सीजूरिया की वजह से होते हैं क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन्स भी होते हैं, 20% आपके हाइपर यूरिकोसूरिया और 15 to 20% किसी दूसरी नो नॉन मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी की वजह से होते हैं। फिर आपके पास ट्रू वाइट स्टोन्स होते हैं जो कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट मैप स्टोन्स होते हैं, ये रिपीटेड रीनल इन्फेक्शन में बन जाते हैं। यूरिक एसिड स्टोन जो कि हाइपर यूरिसीमिया और हाइपर यूरिकोसीरिया से एसोसिएटेड होते हैं, फिर सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। अब 80% आपके पास इसमें से आपके पास कैल्शियम स्टोन्स है, 10% मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट और 6 to 9% आपके यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, ठीक है? जो भी स्टोन्स होते हैं उसमें 2.5% एथली म्यूकोप्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, बाकी सब कुछ खुद ब खुद होता है। जो स्टोन्स की पैथोफिजियोलॉजी होती है ना वो इस पर डिपेंड करती है कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ऑब्वियसली जब की भी किसी चीज़ की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी सुपर सैचुरेशन होगी तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और तीसरा जो होता है वो आपके पास होती है सॉल्युबिलिटी इन द यूरिन, ठीक है? कि आपके पास वो कितने यूरिन में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं। और दूसरा अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हाइपर कैल्सीयूरिया के स्टोन्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हाइपर कैल्सीमिया हाइपर कैल्सीयूरिया से मतलब हाइपर कैल्सीयूरिया हाइपर कैल्सीमिया से एसोसिएटेड हो, क्योंकि कैल्शियम एक होता है एब्जॉर्प्टिव हाइपर कैल्सीयूरिया, उसमें क्या होता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा आपको होता है रीनल हाइपर कैल्सीयूरिया, उसमें से उसकी किडनी की एक्सक्रीशन ही नहीं होती, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट ट्रू वाइट स्टोन्स है ये फिर उन लोगों में ज्यादा होता है जिनमें रिपीटेड यूटीआई होता है बाय द यूरिया स्प्रेडिंग बैक्टीरिया व्हिच इज द प्रोटियस वल्गैरिस, ठीक है? प्रोटियस वल्गैरिस आपने रखना है, ये बहुत ज्यादा कॉज करता है आपके ट्रू वाइट स्टोन्स, स्टाफ भी लेकिन हो सकता है। सिमिलरली आपको पता है यूरिक एसिड स्टोन कब बनेंगे जब आपके पास ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, जैसे गाउट एक तो जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, या वो डिजीज जिसमें टर्नओवर ज्यादा हो रहा है जैसे कि आपका ल्यूकीमिया, उसमें यूरिक एसिड स्टोन बनता है और यूरिक एसिड स्टोन एसिडिक एनवायरमेंट बनता है। जो एसिडिक स्टोन्स होते हैं ना, एसिडिक पीएच में जो स्टोन बनते हैं उसमें आपके यूरिक एसिड के स्टोन्स आके यूरिक ए भी एसिड है और प्लस आपके जो हम पढ़ेंगे सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन तब बनते हैं जब आपके पास अमाइनो एसिड की जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है टिब्यूल्स के लेवल पे, अगर सिस्टीन के अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट डिफेक्टिव हो गई तब आपके पास सिस्टीन स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है? और दूसरा आपके जो अल्कलाइन स्टोन्स होते हैं ना, ये आपके पास अभी जो हमने देखा आपका जो ट्रू वाइट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट ट्रू वाइट स्टोन्स होते हैं ये, और दूसरा जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होते हैं वो अल्कलाइन यूरिन में बनते हैं, ठीक है? अच्छा, ये आपने देखना है कि वही आपके पास इस तरीके से जो किडनी स्टोन्स होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, वेरियस डिफरेंट तरह के स्टोन्स हो सकते हैं, इनकी डिफरेंट तरह की अपीयरेंस होती है। अभी देखो ये आपका कैल्शियम स्टोन है, इस तरह का यूरिक एसिड स्टोन होता है, इस तरह का आपका ट्रू वाइट स्टोन्स होते हैं, ये आपके पास 2 to 3 सेंटीमीटर डायमीटर होते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं, जैक भी हो सकते हैं, ठीक है? और जो आपका स्टिगर्न कैल्कुला होता है वो तो बहुत बड़ा, ये देखो ये ट्रू वाइट है, ये स्टिगर्न कैल्कुला तो काफी ज्यादा अगर हमने कहा ना कि अगर आपका ऐसा हो जाए कि सॉल्ट जो है उनकी एक्रीशन हो ही जा रही है तो एक बड़ा सा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है? अब ये आपको नजर आ रहा है दिस इज द कैल्शियम स्टोन, इस तरह का होता है, ठीक है? ये मैंने बताया था कि ये ऑब्वियसली हाइपर कैल्शियम की वजह से ट्रू वाइट स्टोन है।
विच इज़ अ लेस कॉमन यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से होता है कि यूरिक एसिड का स्टोन है, ठीक है, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाता है, गाउट में हो जाता है, ये सिस्टीन स्टोन है और कुछ अब के स्टोन है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी अगर तो स्टोन इतना बड़ा है कि वो रीनल पेल्विस के लेवल पे तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर वो इतना छोटा है कि वो यूरेटर को ब्लॉक कर रहा है ना, तो उसकी वजह से यूरेटरिक कोलिक या फिर आपके पास पेन होती है, फ्लैंक पेन होती है, क्योंकि बैकवर्ड ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो बैकवर्ड तो यूरिन मैंने के आने का खतरा होता है, आगे हम देखेंगे, इस वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। कभी कभी ग्रॉस हेमाटूरिया होता है और ये बस आपने रखना है कि आपको जो अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको पता चल जाएगा, ये रेडियोग्राफी में पता चलेगा कि स्टोन है कि। नेक्स्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है? बेसिकली अगर आपके पास, यही मैंने बताया कि जैसे स्टोन है या कोई भी यूरेटर के पास में यूरिन में कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो अगर आपके पास बैकवर्ड यूरिन के फ्लो की वजह से डायलेटेशन हो जाती है आपकी पेल्विस की क्राइसिस की और एट्रोफी हो जाती है पेरेन्काइमा की, तो दैट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। नाउ इसमें क्या हो सकता है? कंजेनिटल या एक्वायर्ड। कंजेनिटल आपके पास कोई भी यूरेथ्रा का एट्रेजिया हो सकता है, कोई वॉल फॉर्मेशन हो सकती है, कोई एबरेंट रीनल आर्टरी हो सकती है जो कि यूरेटर को कंप्रेस करी हो, रीनल टोसिस हो सकती है विद टॉर्जन या किंकिंग ऑफ द यूरेटर, ठीक है। जो भी हमने वजह बताई है उसकी वजह से ये होगा कि बैकवर्ड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका पूरे पेल्विस और क्लाइसिस डायलेट कर जाता है और आपका पेरेन्काइमा बहुत ज़्यादा थिनर एट्रोफी जाता है। तो कंजेनिटल में हमने बच्चे में देखा कि इस बच्चे में क्या हो सकता है, आपके पास एट्रेजिया हो सकता है यूरेथ्रा का, इस लेवल पर हो सकता है ये बिल्कुल यहाँ पे कोई ब्लॉक हो, वॉल्व मेलफॉर्मेशन है, कोई रीनल आर्टरीज को कंप्रेस करी है, टूसिस है या किंकिंग है, एक्वायर्ड मेंबर फ्रॉम द एफ पेन, फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई भी कैल्कुला या नेक्रोटिक पेबल है, प्रोलिफरेटिव रीजन हो सकती है, बीपीएच हो सकता है क्योंकि बीपीएच बिल्कुल आपके पास ब्लैडर की नेक पे होता है। इसी तरीके से कोई ब्लैडर ट्यूमर हो सकता है जैसे पेप्लोमा, कार्सिनोमा, कंटेगियस कोई ट्यूमर आ सकता है, रीट्रो पेट्रोनियल लिम्फोमा या फिर कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स यूट्रस, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रीजन में आपके पास प्रोस्टेटाइटिस, यूरेटराइटिस और यूरेथ्राइटिस। न्यूरोजेनिक में आपके पास उसका अगर पैरालिसिस है या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी प्रेशर की वजह से बढ़ जाता है। अच्छा, ऑब्जर्व सी बात है कि आपके पास यूनिलैटरल, अगर बायलैटरल के नाम है आपका यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसका मतलब है कि जो बायलैटरल का मतलब क्या होगा? अगर बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसका मतलब ये है कि ब्लैडर के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, यानी कि दोनों आपके पास किडनी बड़ी हुई होंगी। अगर यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसका मतलब है कि जिस साइड पे वो होगा सिर्फ उस साइड की यूरेटर में कोई मसला है, ठीक है, सिंपल सी बात है। पैथोजेनेसिस यही होती है कि जब आपके पास ये इशू आता है तो शुरू में क्या होता है कि फिल्ट्रेट पहले तो कम बनता है, लेकिन फिल्ट्रेट भी बढ़ना होता है। जितना भी फिल्ट्रेट बनता है वो इंटरस्टिशियम में पेरिनील स्पेस में डिपॉजिट होता चल जाता है, वहां से वो लिम्फेटिक और वीनस स्पेस में चला जाता है, लेकिन किस हद तक वो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो आपकी आर्टरीज पे और वेन्स पे प्रेशर डालता है और पेपिलाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को सब्जेक्टेड होते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि आपके पास इनिशियल डिस्टर्बेंस, आपके पास लार्ज ट्यूबुलर मैनिफेस्टेशन आपको इस तरह से मिलती हैं और लेटर जाके आपके पास जो होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसकी सीरियस अपनी ये चीज़ रखनी है कि सीरियस इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो इसमें 3 हफ्तों में सीरियस इरिवर्सिबल डैमेज होगा और अगर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो 3 महीनों में सीरियस इरिवर्सिबल डैमेज होता है। अब हमें ऐसा कुछ खास बताइए, बस बताइए कि आपके पास बहुत बड़ी किडनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर तक वो चली जाती है, डिस्टेंस करती रहती है क्योंकि पेल्विक कैल्शियम सिस्टम में आपको बड़ा सा नजर आता है। बाकी जितने भी पेरेन्काइमा होता है उसकी तो एट्रोफी हो रही है, वो कंप्रेस होता रहता है, पेपिला की भी अपडेशन हो जाती है, पिरामिड्स भी फ्लैटिंग हो जाते हैं। अब आपने जो है इसकी माइक्रोस्कोपी यही याद रखनी है कि माइक्रोस्कोपी जो है उसमें यही होता है आपका कि सब नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा, ट्यूब्यूल्स डायलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको होता है कि ट्यूबुलर डायलेटेशन होगी सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, मैंने बताया कि ऑब्वियसली पेरेन्काइमा एट्रोफी तो हो रही है, तो आपके पास उसके बाद साथ साथ यहाँ पे एट्रोफी एंड फाइब्रोसिस होती है किस जगह की, ऑफ द ट्यूबुलर, मतलब पहले ट्यूबुलर डायलेट करते हैं, उसके बाद उसी ट्यूबुलर एपिथेलियम की फाइब्रोसिस होती है और स्कारिंग होती है उसी ट्यूबुलर एपिथेलियम की, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे क्या होता है कि फिर ग्लोमेरुला भी एट्रोफिक होना शुरू हो जाता है, ग्लोमेरुला भी एट्रोफिक होना शुरू हो जाते हैं और नंबर 4 पे पूरी जो किडनी होती है वो एक फाइब्रस मास में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और रीनल पेपिला की भी कॉग्निटिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ट्यूबुलर एपिथेलियम की डायलेटेशन हुई, फिर उसके बाद उसकी एट्रोफी और फाइब्रोसिस हुई, फिर ग्लोमेरुला की भी फाइब्रोसिस होगी, फिर आपकी पूरी किडनी जो है वो एक फाइब्रस मास में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अच्छा, बायलैटरल जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो शुरू में एन्यूरिया होता है, अगर डिस्टल टू द ब्लैडर तो ब्लैडर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जब आपके पास यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना तो पोलीयूरिया होता है। अब यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन में पोलीयूरिया क्यों हो रहा है, जब बायलैटरल में एन्यूरिया हो रहा है तो यूनिलैटरल में क्यों? क्योंकि बेसिकली वो कहते हैं कि जब आपके पास ये होता है ना, शुरू अपने रखना कि सबसे पहले जो भी आपकी नेफ्रॉन होती है वहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें रीअब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है, उसके बाद फिल्ट्रेशन इफेक्ट होती है। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो सारा का सारा फ्लूइड निकल जाता है, तो पोलीयूरिया में ये होता है कि सारा का सारा फ्लूइड वैसे निकल जाता है, इस वजह से पोलीयूरिया होता है। बाकी भी किडनी डिसफंक्शन हो जाती है, ठीक है, और रीनल कैल्कुला वगैरह ये सारे फीचर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो कैंसर होता है ना किडनी का, वो होता है रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा जिसको हम हाइपरनेफ्रोमा भी कहते हैं, उसके अलावा ग्रेविस ट्यूमर भी कहते हैं, इट इज नोन एज हाइपरनेफ्रोमा एंड आल्सो एज द ग्रेविस ट्यूमर, ठीक है। हाइपरनेफ्रोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये अराइज आपके पास ना किडनी के अपर पोल से करता है। फॉर एग्जांपल ये किडनी है तो ये उसके अपर पोल से राइज करता है, लेकिन हमें पता है कि इसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, तो पहले समझा जाता था कि ये हाइपरनेफ्रोमा किडनी के ऊपर जो ये पड़ा था इससे राइज करता है, लेकिन बाद में पता चला कि बेसिकली अपर पोल ऑफ द किडनी से राइज करता है। और आगे आप देखोगे कि बिल्कुल एक सॉलिटरी सा मास होता है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड होता है, सिंगल होता है और यूनिलैटरल होता है, ठीक है, बायलैटरल नहीं होता। अच्छा, खैर बेसिकली इट इज द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियम। 80% केसेस में यही आपका मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है आपके किडनी का, और ये 6 to 7 डिकेड ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करता है, ठीक है। और मेल में ज्यादा कॉमन होता है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स है वो स्मोकिंग हो सकती है, स्मोकिंग चाहे वो टोबैको को च्यू किया जाए, उसको स्मोक किया जाए। इसके अलावा जो ओबीस फीमेल्स होती हैं, जो आपके क्या कहते हैं कि हाइपरटेंसिव लोग होते हैं, जिन लोगों में
एनालिसिक नेफ्रोपैथी होती है, ट्यूबरस क्लोसिस होती है, एस्ट्रोजन थेरेपी जो ले रही होती है, और जहाँ पे कैडमियम का या एस्बेस्टोस का एक्सपोजर होता है, फिर जो लोगों में एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बताना चाहिए कि इसमें 4 तरह के कैंसर्स होते हैं। एक आपका क्लियर सेल है, ठीक है। अच्छा, क्लियर सेल कार्सिनोमा जो होता है वो आपके पास बताता है पीसीटी से राइज करता है। फिर आपका दूसरा होता है पेपिलरी कार्सिनोमा, वो डीसीटी से राइज करता है, ठीक है। और तीसरा आपका यहाँ पे त्यों और होता है क्रोमोफोब कैंसर, दूसरा होता है डक्ट ऑफ ब्रेनर का कैंसर। जो क्रोमोफोब कैंसर होता है वो आपके पास जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट होते हैं ना, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, उसके इंटरकैलेटेड सेल से आता है। जो डक्ट ऑफ ब्रेनर का कैंसर होता है वो आपके पास मेलिनरी डक्ट से आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा की। रीनल सेल कार्सिनोमा आपके पास सबसे कॉमन होता है, 65% यही होते हैं। इनको हम क्लियर सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका सेरेब्लाज्म क्लियर होता है, क्योंकि बेसिकली इनके सेरेब्लाज्म में लिपिड लेडन होता है और ग्लाइकोजन भी होता है, ठीक है। अब बेसिकली जो एसोसिएशन होती है वो क्या होती है? वो होती है वॉन हेपरलिनो डिजीज के साथ, क्योंकि वॉन हेपरलिनो डिजीज यहाँ भी जीन में म्यूटेशन होती है और उसमें डोमिनेंट ही ट्रेट होता है, यानी कि दोनों डिजीज का लॉस होना जरूरी है, दोनों जीन का। वॉनेबल लिनो डिजीज में साथ साथ आपके पास हेमेंजियोब्लास्टोमा ऑफ द सेरेबेलम और रेटिना भी होते हैं। अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो जर्मिनल म्यूटेशन हो। अगर जर्मिनल म्यूटेशन होती है तो इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन ही होती है ऑन द वन हेपरलिनोजीन ऑन द क्रोमोसोम नंबर 3। लेकिन अगर स्पोरेडिक होता है ना, तो स्पोरेडिक में ये होता है कि या तो आपके पास जो 3 का क्रोमोसोम होता है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। एक जीन में ये होता है कि 3 क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस हो जाता है, और दूसरे में आपके पास जो है वो इनएक्टिवेट हो जाती है हाइपरमेथाइलेशन से, लेकिन होना दोनों जीन का लॉस ही होता है, ठीक है। अच्छा, होता है क्या कि जो वन हेपरलिनो होती है ये, इसे नॉर्मली आपके हाइपोक्सिन न्यूजिबल फैक्टर को इनहिबिटेड रखा होता है, जो कि आपके पास हाइपोक्सिन न्यूजिबल फैक्टर जो होते हैं वो ऑब्वियसली आपको पता है ना कि वो बहुत ज्यादा ग्रोथ फैक्टर रीच करते हैं। लेकिन जब आपके पास हाइपोक्सिन न्यूजिबल फैक्टर इनहिबिटेड नहीं रहेंगे वन हेपरलिनो डिजीज की, या तो म्यूटेशन की वजह से या फिर इसके लॉस की वजह से, तो आपकी जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये हाइपोक्सिन न्यूजिबल फैक्टर ये वेजेब बनाते हैं, जो कि एंजियोजेनिक फैक्टर बनाते हैं, जो आपके पास ट्यूमर्स को सेल को ग्रो कराते हैं। अब इसके अगर हम ग्रोथ की बात करें तो बेसिकली ये एक सॉलिटरी सिम्प्टोमेटिक स्फेरिकल सा लार्ज सा मैस होता है, ट्यूमर होता है, जो कि आपको नजर आता है कि ग्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबकी ग्रॉस ऐसी होती है कि अपर बोल ऑफ किडनी में होता है, सोलिटरी यूनिलैटरल ट्यूमर होता है, लार्ज गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, सर्कमस्क्राइब इसका मैस होता है, बिल्कुल सर्कमस्क्राइब होता है, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि आपके पास ये सैटेलाइट नोड्यूल सेंड कर रहा हो तो वो उसकी एग्रेसिवनेस को शो करता है, बट यहाँ पे आपको हेमरेजिक और इस्कीमिक सिस्टिक एरिया सारे नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है। ऑरेंज व्हाइट यहाँ पे होता है ना आपका येलो ऑरेंज टू ग्रे व्हाइट कलर का ये होता है विद सिस्टिक सॉफ्टनिंग वगैरह, और एग्रेसिवनेस भी होती है इसमें, ठीक है। ये ट्यूमर, अच्छा, ये जो ट्यूमर होता है ये आपके पास रेटिनल वेन को इन्वेट करके आपके पास लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट तक जा सकता है, और बाज का मतलब ओकेजनली पेरिनेफ्रल फैट में जाता है। वैसे ये जाता है ना, ये ज्यादा लंग में ज्यादा मेटास्टाइज करता है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो क्लियर सेल कार्सिनोमा की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे ना आपके पास क्लियर आपको सेल नजर आता है, ठीक है। क्लियर सेल होते हैं, इनको वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है, क्यों? क्योंकि इनमें लिपिड और ग्रेन्युलर यहाँ पे क्या नाम है, ग्लाइकोजन होते हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि ये आपके पास ग्रेनुलर सेल्स हो। जो ग्रेनुलर सेल्स होते हैं वो क्या होता है कि इनमें आपके पास पिंक साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज्यादा ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है। तो मतलब 2 इसकी एक्सट्रीम हो सकती है कि एक में आपके पास क्लियर सेल है, दूसरे में आपके ग्रेनुलर सेल्स हो। क्लियर सेल के बारे में आपको ये बताना चाहिए कि वन हेपरलिनो जीन की म्यूटेशन होती है। ग्रॉस में तो सर्कल गोल्डन येलो यहाँ पे होता है, नेक्रोस होता है, हेमरेज होती है। माइक्रोस्कोपी में आपको यहाँ पे हाइपरवैस्कुलर ट्यूमर होता है, शीट्स और नेट्स ऑफ सेल नजर आती है, और यहाँ पे क्लियर वैक्यूल नजर आते हैं। आईएचसी में ये पॉजिटिव होता है कुछ लो मोलेक्युलर वेट साइटोकैटिन वाइमेटिन वगैरह के लिए, और ये आपको पता है पीसीटी से ओरिजिनेट करता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। जो पेपिलरी कार्सिनोमा होते हैं ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं, ये डीसीटी से राइज करते हैं, लेकिन हमारी बुक में पीसीटी का ही लिखा हुआ है। और ये ना ये पेपिलरी एक तो पैटर्न होता है जिसके अंदर फाइब्रोवैस्कुलर कोर्स होती है, दूसरे की वो कहते हैं बायलैटरल होते हैं, मल्टीफोकल होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो होते हैं ये इनमें वो कहते हैं कि ट्यूमर सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं, जिनमें स्मॉल राउंड न्यूक्लिया होता है, और क्यूबॉइडल सेल में आपके पास साइटोप्लाज्म पिंक भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है, और आपके पास लेस भी हो सकता है। समोमा बॉडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समोमा बॉडी एक तो आपके पास ध्यान रखना कि रीनल सेल कार्सिनोमा में जो पेपिलरी टाइप है उसमें बनते हैं, थायराइड कैंसर के जो पेपिलरी थायराइड कैंसर होता है उसमें भी बनती है, और जो आपका सीरियस ओवेरियन कैंसर होता है उसमें भी समोमा बॉडीज बनती है, ठीक है। लंग के पेपिलरी कार्सिनोमा में समोमा बॉडीज नहीं बनती, लेकिन आपके रीनल कैंसर में और जो थायराइड कैंसर जो आपके पास पेपिलरी कैंसर होता है उसमें समोमा बॉडीज बनती हैं। अब इसकी म्यूटेशन की जहां तक बात करें ना, यहाँ पे हमारी बुक में लिखा हुआ है कि बेसिकली आपके पास देखो 2 तरह की इसकी फॉर्म होती है। मैं आपको इसकी म्यूटेशन दिखाती हूँ। इसकी म्यूटेशन जो होती है ना वो 2 तरह की होती है। एक तो आपके पास होती है स्पोरेडिक में होती है ट्राइसोमी 7, 16 और 17 और लॉस ऑफ वाई, और आपके पास ट्रांसलोकेशन होती है X1 की, और जो हेरिडिटी होती है ना उसमें ट्राइसोमी 7 होती है। 7 में ट्राइसोमी से क्या होता है, वो कहते हैं कि क्रोमोसोम में 7 के ऊपर एक जीन होती है जिसको यहाँ पे कहते हैं मेट, आपके पास यहाँ पे मेट प्रोटो ऑन्कोजीन, और ये प्रोटो ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन में कैंसर कैसे होगा अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, और ये इनकोड किसकी करी होती है, इनकोड करती है बड़े सेल ग्रोथ फैक्टर के लिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 7 के क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है, अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ऑन्कोजीन भी ज्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे कैंसर डेवलप करता है, ठीक है। फेमिनिल में ट्राइसोमी 7 है, स्पोरेडिक में ट्राइसोमी 7, 17, 16, लॉस ऑफ वाई एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो किस तरीके की आपके पास होती है कि बेसिकली आपको यहाँ पे ना यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है कि ग्रॉस तो आपको यहाँ पे फ्लैशी ट्यूमर होता है विद द फाइब्रस सूडो कैप्सूल, और नेक्रोसुलर हेमरेज भी कॉमन होता है। माइक्रोस्कोपी में आपको यहाँ पे पेपिलरी स्ट्रक्चर मिलते हैं, और आपके पास ना यहाँ पे मतलब 2 तरह के सेल हो सकते हैं, बेसोफिलिक सेल्स भी हो सकते हैं, एसिनोफिलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेपिलरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और यहाँ पे उनकी फाइब्रोवैस्कुलर कोड होता है, बायलैटरल होता है, मल्टीपल होता है, नेक्रोसिस भी है, सिस्टिक डिजेनरेशन भी है, ठीक है, और एंजियो इन्वेसिव ट्यूमर होता है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये ना एक एंजियो इन्वेसिव ट्यूमर है, दूसरा रखना कि ये ना पीसीटी से लेकर ये मल्टी सेंट्रिक होता है, और ये कॉमन होता है इन द एक्वायर्ड रीनल सिस्टिक डिजीज में, ये कॉमन होता है, ठीक है। इस तरह का आपको पेपिलाइन नजर आते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे पेपिलाइन नजर आते हैं, उनके अंदर फाइब्रोवैस्कुलर कोड नजर आती है, और आपको क्यूबोइडल सेल नजर आते हैं जो कि पिंक भी हो सकते हैं, लेस पिंक भी हो सकते हैं। और ये ना आपके पास अगर ग्रॉस में देखेंगे तो ये वाले कैंसर ज्यादा आपको जो है वो नजर आते हैं येलो और ऑरेंज कलर के, क्योंकि लिपिड कंटेंट कम होता है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा होगा जो मेडलरी स्पॉन्ज की डिजीज है उसमें मेडलरी सिस्ट होती है ऑन द एक्सटीरियोग्राफी, और फेमिलियल जुवेनाइल नेफ्रोथेनेसिस में आपके पास अगेन कॉर्टिकोमेडलरी सिस्ट होती है जहाँ पे श्रंकन किडनीज होती है दोनों में। इसमें आपको पता है कि मेडलरी स्पॉन्ज में हेमाटूरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिकरेंट रीनल स्टोन्स होते हैं, और जो आपका फेमिलियल जुवेनाइल नेफ्रोथेनेसिस है उसमें सॉल्ट वेस्टिंग है, साथ आपका पोलियूरिया और ग्रोथ रिटार्डेशन और एनीमिया भी है। ठीक है, प्रोग्रेसिवली बच्चा रीनल फेलियर में चला जाता है। ओके, जो लास्ट में आपका ट्यूमर है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द क्रोमोफोब ट्यूमर। जो आपको क्रोमोफोब ट्यूमर होता है ये इंटीग्रेटेड सेल ऑफ कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स आता है, इसमें पेरी न्यूक्लियर हेलो आपको नजर आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो सेल्स होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं। बेसिकली अगर हम इसको जूम करें तो सेल्स आपको ऐसे नजर आए, जैसे आप ये देखो सेल्स, ठीक है, ये सेल देखो। बेसिकली ऐसा होता है कि आपके पास ये एक सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस, और जितना भी सेरेब्लाज्म होता है ना वो पेरीफ्री में जमा हुआ होता है, तो पेरी न्यूक्लियर हेलो नजर आती है। क्रोमोफोब कहते हैं इसलिए कि ये देखो डार्क स्टेन लेते हैं बट दे स्टेन लेस देन द क्लियर सेल। ठीक है मतलब कि इनका जो क्रोमोफोब ये आपके कलर को फियर करते हैं, इस वजह से पेरी न्यूक्लियर में हेलो नजर आता है। और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर भी आपको नजर आ रहे होते हैं सेंटर में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोडिप्लॉइडी या मोनोसोमी होती है इन 1, 2, 6, 10, 13, 17, ये इसमें क्रोमोसोम में फीचर आते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी भी है, मैं आपको बताती हूँ। और भी इसमें फीचर्स है कि बेसिकली ना प्लांट सेल्स होते हैं पेरी न्यूक्लियर हेलो की तरह के सेल। यहाँ पे आप देखो कि एक्सट्रीम हाइपोप्लोडी है, और यहाँ पे आपको प्लांट सेल्स पेरी न्यूक्लियर हेलो नजर आती है, साइटोकैटिन सेल पॉजिटिव होते हैं, इंटीग्रेटेड सेल्स आते हैं। जो लास्ट आपका ट्यूमर है दैट इज द क्रोमोफोब ट्यूमर, ये डक्ट बेलेनाइस से आता है। ये डक्ट बेलेनाइस जो मेनली कलेक्टिंग डक्ट होती है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइब्रोटिक स्ट्रोमा होता है। अच्छा, जब ये कैंसर प्रेजेंट करते हैं, अच्छा आपने यार कि बेस्ट प्रोग्नोसिस जो था वो आपका ये इसका था आपका क्रोमोफोब वाले का, तो जो वर्स्ट है ये जो मैंने लास्ट पढ़ा है कलेक्टिंग डक्ट वाला, ये सबसे लीस्ट और वर्स्ट होता है। अब यार कि जो पेशेंट आता है ना वो आपके पास 3 क्लासिकल ट्राइट के साथ आता है। तो उसमें ग्रॉस हेमाटूरिया होता है, फ्लैंक पेन होती है, और एब्डोमिनल मास उसको पैल्पेट हो रहा होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फीवर या पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता है पेशेंट पहले पॉलीसाइथीमिया के साथ, बाद में पता चले कि अच्छा ये तो रीनल का ट्यूमर लेके बैठा हुआ है। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए पेरिनियोप्लास्टिक सिंड्रोम कौन सा होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है, हाइपरटेंशन होती है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, फेमिनाइजेशन या मास्कुलिनाइजेशन होती है। ठीक है, अब जो विल्म्स ट्यूमर होता है लगता है कि ये सबसे कॉमन एब्डोमिनल ट्यूमर होता है बच्चों में। द मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल ट्यूमर इन द चिल्ड्रन इज द विल्म्स ट्यूमर। ठीक है, अच्छा ये आप देखो ये आपका वो ट्यूमर है डॉक्टर बनाने का, ग्रॉस आपको ऐसे नजर आता है, लाइट वायर माइक्रोस्कोप में आपको डेस्मोप्लेजिया बहुत ज्यादा नजर आता है, और ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस की होती है, करेक्टिंग डक्ट से राइज करता है। अच्छा, जो विल्म्स ट्यूमर होता है ग्रॉस में नहीं बताती थी, ये सही चीज होती है। हमने चीज़ याद रखनी कि ओवरऑल ये जो हेमाटोनस स्प्रेड होता है आरसीसी का, वो जाता है लंग्स में मोस्ट कॉमन, और ब्रेन में, और लोकली ये पेरिनेफ्रिक स्पेस में जाता है। और ये जो आपका 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है ना उसका 70% होता है। बाकी कुछ की पुअर मैंने देखा था कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस आपके पास होती है लास्ट वाली की, कलेक्टिंग डक्ट की, और आपके पास बहुत अच्छी होती है क्रोमोफोब की। आपको पता होना चाहिए कि जो विल्म्स ट्यूमर है उसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर होता है बच्चों में, जो मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। और ये ना प्रिमिटिव रीनल एपिथेलियल और मेसेंकाइमल सेल का ट्यूमर होता है। ठीक है, और मेल फीमेल में इक्वल होता है, 1 to 6 ईयर एज में होता है। 2 जीन में म्यूटेशन होती है, WT1 जीन हो सकती है 11th 14 में, दूसरा के पास बीटा कैरोटीन पाथवे की जो जीन होती है वो हो सकती है। इसमें आप देखो ट्यूमर क्या होता है, मैंने कहा था कि आरसीसी में ट्यूमर एपिकल पोल में होता है, बट यहाँ पर एक सोलिटरी यूनिलैटरल होता है ट्यूमर, और ट्यूमर ने पूरी किडनी की मास को साइड पे किया होता है, पूरा किडनी को कवर किया होता है। यूनिलैटरल सोलिटरी ट्यूमर होता है, वेराइगेटेड अपीयरेंस होती है, सॉफ्ट फ्लैश लाइक ग्रे व्हाइट क्रीम टू येलो होता है। इसमें आपके पास अगेन नेक्रोसिस की फोका होते हैं, हमें जो मैक्सिमेटस कार्टिलेज एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी किडनी को रिप्लेस कर देता है ट्यूमर। ठीक है, ग्रॉसली। और माइक्रोस्कोपली बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 3 सेल्स होते हैं। आपके पास ब्लास्टिमल कॉम्पोनेंट होता है जिसमें स्मॉल राउंड ब्लू एनाप्लास्टिक सेल है, जैसे आप देखो ये जो स्मॉल राउंड ब्लू एनाप्लास्टिक सेल, ये ब्लास्टिमल कॉम्पोनेंट है। फिर ये ट्यूबुलर कॉम्पोनेंट है, ये भी ट्यूब्यूल्स है, ये भी ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स है। ये आपके पास क्या नाम है आपका अबॉर्टिव ट्यूब्यूल्स होते हैं, और प्रिमिटिव ग्लोमेरुलर देखिए एपिथेलियल कॉम्पोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, एपिथेलियल कॉम्पोनेंट में आपके पास अबॉर्टिव ट्यूब्यूल्स है, और ये प्रिमिटिव ग्लोमेरुलर की तरह का स्ट्रक्चर बनने की कोशिश की है लेकिन है नहीं। और लास्ट में आपका मेसेंकाइमल कॉम्पोनेंट, जो बैकग्राउंड में पिंक पिंक नजर आ रहा है, इसमें आपका मेसेंकाइमल स्मूथ मसल कार्टिलेज, आपका सॉफ्ट टिश्यू फैट कुछ भी हो सकता है, ये मेसेंकाइमल कॉम्पोनेंट में आता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली। अच्छा, ये जो डिजीज है इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है कि बच्चा का कोई पेन भी नहीं होती, कोई ब्लड यूरिया नहीं हो रहा होता, बट यहाँ पे एक एब्डोमिनल मास होता है जो कि माँ प्रोटेक्ट करती है। प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा होता है, 5 से 8 to 90% होता है। ठीक है।